हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंसर। बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं पहले चैप्टर के थर्ड प्रैक्टिस सेट को। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक और लेते हैं पहला क्वेश्चन टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो लेते हैं बच्चों, पहले क्वेश्चन में लिखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो एकदम सरल सा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच रिलेशन होता है r बराबर 2f। तो r बराबर 2 गुणे अब अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर। अब चूंकि अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी 12 ये निगेटिव साइन के साथ होगी, इसलिए यहाँ पे 2 गुणे -12। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -24 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो जब भी हम लोग अवतल दर्पण को देखेंगे तो अवतल दर्पण के लिए ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिखा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये डिफरेंस बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है कि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो ये +10 सेंटीमीटर। और इसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f वाला वही फार्मूला। तो r बराबर 2 गुणे 10 बराबर 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये प्लस में होगा। प्लस में इसलिए क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, इसलिए ये अवतल होता तो माइनस में। ओके गुड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब ये देखो क्वेश्चन नंबर से बच्चों ये ऑपरेटर की कुछ मिस्टेक्स हैं, इस पे आप थोड़ा सा देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है, इससे आप मिलान कर लोगे यहाँ पे ये वाली चीज। ओके, तो अगला है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो बच्चों विद्युत शक्ति, अब कोई भी शक्ति हो, अगर मैं शक्ति की बात करूँगा तो शक्ति की जो यूनिट होती है वो हमेशा वाट होती है। तो शक्ति की यूनिट वाट। अब चाहे जो भी शक्ति, चाहे इलेक्ट्रिक पावर हो या कोई भी हो, सबकी शक्ति का मात्रक वाट है। तो ये वाला क्वेश्चन सही होगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है इस वाले क्वेश्चन में कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ का क्या कहलाता है। बच्चों अगर हम रेजिस्टेंस के आधार पे देखें तो सबसे पहले प्रतिरोध या रेजिस्टेंस की बात कर लें तो रेजिस्टेंस में देखो, अगर प्रतिरोध बहुत अधिक है, प्रतिरोध बहुत अधिक है। दूसरी कैटेगरी, अगर प्रतिरोध मध्यम है, मतलब न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, या फिर बहुत कम है। तो इसकी 3 कैटेगरी होती है और तीनों के आधार पे अलग अलग पदार्थ की कैटेगरी है। जैसे बहुत अधिक है तो इसको हम लोग विद्युत रोधी या कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत रोधी या कुचालक। इसको हम बोलेंगे विद्युत रोधी बोलेंगे, या इसी को और किस नाम से जानते हैं, कुचालक इसी को कहते हैं। तो इस नाम से जानते हैं। मध्यम वाले में आते हैं अर्धचालक, इसको हम बोलते हैं अर्धचालक, सेमी कंडक्टर कहते हैं। और जो बहुत कम होते हैं बच्चों उसको हम लोग सुचालक या सिंपली चालक कहते हैं। इंग्लिश में इसको कंडक्टर बोलते हैं। तो ये कंडक्टर कहलाते हैं। ओके, तो ये कैटेगरी होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला, क्योंकि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध की बात हो रही है तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कितनी हो जाएगी। तो बच्चों उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा का फार्मूला जानते रहो, I²RT। ये उत्पन्न ऊष्मा का फार्मूला है। अब कहा गया जो धारा है इसका मान प्रारंभ का 3 गुना कर दिया जाए,
मतलब आई की जगह पे कितना कर दिया जाए 3i। तो बताओ ऊष्मा कितनी होगी, तो इसी फार्मूले में मान रख दो आई एच बराबर आई के स्थान पे 3, फिर आई इसका होल स्क्वायर, फिर आर टी कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9। तो मान लो अब नई ऊष्मा एच डैश है, तो 3 का स्क्वायर 9 आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी पुरानी ऊष्मा है, तो ये हो गई 9 गुणे पुरानी ऊष्मा, मतलब 9 गुनी बढ़ जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम केतली में धारा 3 गुनी कर देंगे तो उत्पन्न ऊष्मा का मान 9 गुना बढ़ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता। अब देखो इसमें ट्विस्ट है, इस कहानी में ये ट्विस्ट है कि पहली चीज कि हमसे कहा है आवर्धित। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, ये प्रतिबिंब बनना चाहिए। और फिर साथ ही साथ काल्पनिक बोला है, काल्पनिक मतलब आभासी। अब बच्चों प्रतिबिंब आभासी और बड़ा, ये अगर हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण की बात करें या फिर अवतल लेंस, चाहे मैं उत्तल दर्पण की बात करूं या अवतल लेंस, इन दोनों में ये होता है कि जो प्रतिबिंब होता है आभासी तो बनता है, या आभासी तो बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। ये इसमें खास बात है। अब इसमें वस्तु से छोटा बनता है, तो अब कहा गया है आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब किस में बन सकता है, तो अब इन दोनों में आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं अवतल दर्पण की या फिर उत्तल लेंस की, या फिर उत्तल लेंस की, तो इन दोनों में प्रतिबिंब हमेशा इन दोनों में प्रतिबिंब बनता तो हमेशा वास्तविक ही है, उस वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन छठवीं स्थिति में आभासी भी बनता है और वस्तु से बड़ा भी बन सकता है। देखो प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से बड़ा केवल इन्हीं दोनों में मिल सकता है, बाकी इनमें तो सभी स्थितियों में वो आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। आभासी वस्तु से बड़ा अगर कह दिया जाए तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों सही है। तो उत्तल लेंस ऑप्शन ए, अवतल दर्पण ऑप्शन सी, मतलब ए और सी दोनों, ये वाला ऑप्शन सही है, डी वाला। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। अब बच्चों रिफ्लेक्शन देखो, ये जो ला है रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्शन के, ये जरूरी नहीं कि बस खाली किसी स्थान पे किसी पर्टिकुलर दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए भी सही है, उत्तल के लिए भी सही है, समतल के लिए भी सही है, तो सबके लिए सही है। तो डी वाला ऑप्शन सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। तो डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में है कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता। देखो चालक की लंबाई, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। घनत्व पर भी डिपेंड करता है, याद रखो डेंसिटी पर चालक का प्रतिरोध डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, तो इस पर भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। इस पर चालक के आकार पर, अब देखो इसी पर डिपेंड नहीं करता। अब ये चाहे हम चालक ऐसे ले लें, चालक ऐसे सीधे ले लें, चाहे ऐसे गोल गोल घुमा करके ले लें, या चाहे जिस शेप में लें, अब उसके आकार से नहीं मतलब है उसके लेंथ से। तो लंबाई कुछ भी हो तो उस पर डिपेंड करता, आकार पे डिपेंड नहीं करता। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है, सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है। तो याद रखो बच्चों, दो चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, लाल
और एक बैगनी। मैं यहीं पर इसको क्लियर कर देता हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें देखो तरंग दैर्ध्य की अगर बात करेंगे तो इसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, मतलब सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है दृश्य प्रकाश रंग में। और इसकी अगर मैं तरंग दैर्ध्य की बात करूँगा, तरंग दैर्ध्य, तो इसकी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। दृश्य प्रकाश रंग या विबग्योर वाले जो 7 रंगों का स्पेक्ट्रम, उसमें इसकी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम, इसकी अधिकतम। लाल रंग में जो अपवर्तनांक होता है वो न्यूनतम होता है, इसका अपवर्तनांक जो होता है वह न्यूनतम होता है, ये याद रखिए। बैगनी रंग वाले में क्या है, इसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है, अपवर्तनांक इसका अधिकतम होता है। फिर ये हो गया बच्चों, अपवर्तनांक किस चीज़ की माप है, तो किसी भी अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश किरण के विचलन की माप होती है। तो अगर अपवर्तनांक न्यूनतम है तो मतलब विचलन भी कैसा होगा, न्यूनतम। ओके, वैसे ही फिर से ये चीज़ अपवर्तनांक विचलन की माप है, और ये अगर अधिकतम है तो विचलन भी इसका अधिकतम होगा। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी है, इसी के आधार पे सभी क्वेश्चंस को करने हैं। लाल रंग में एक चीज़ और है, लाल रंग के प्रकाश के लिए बच्चों क्रांतिक कोण का मान सबसे अधिक होता है, क्रांतिक कोण का मान सर्वाधिक होता है। जितने भी विबग्योर में रंग है उसमें सबसे अधिक क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए ही होता है, और बैगनी रंग के लिए जो क्रांतिक कोण होता है इसका मान सबसे कम होता है। क्रांतिक कोण जो होगा वो न्यूनतम होता है या सबसे कम होता है। ठीक है, ये है, ऐसे रहता है। ओके, तो अब क्वेश्चन में है, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है, सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा, तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग के लिए होगा। ओके, आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई। अब देखो बच्चों, क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर 1/f, और दूरी जो होती है हम लोग मीटर में नापते हैं, तो P बराबर 1/f, और इसी मीटर को जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाता है मीटर की घात -1। अब यही इसका मात्रक है। अब मीटर की घात -1 को ही हम लोग कहते हैं प्रति मीटर, क्या बोलते हैं, प्रति मीटर। और प्रति मीटर को ही बच्चों हम लोग डायोप्टर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, डायोप्टर। तो इसको आप प्रति मीटर कहिए या डायोप्टर कहिए, बात वही है। तो ये प्रति मीटर या फिर डायोप्टर कहलाता है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या लिखा है कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। अब देखो, इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक भी बने बड़ा भी बने, तो अगर उसको अब वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा, तो अगर हम अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो वस्तु के बराबर बनेगा। ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन हो गया। वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच में, तो C और F के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये ऑप्शन बी सही होगा। सी वाले ऑप्शन में है दर्पण के ध्रुव P पर, तो दर्पण के ध्रुव P पर रख देंगे तो यहाँ पे नहीं बनेगा, मतलब बड़ा प्रतिबिंब तो बनेगा, लेकिन वो अगर हम ध्रुव पे रख देंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, तो फिर बड़ा बनेगा, लेकिन ये
अब वास्तविक उल्टा बनंत वाले की क्या कोई देख थोड़े रहा, बनंत का मतलब बहुत दूरी पर कैसा बन रहा कोई पता नहीं है, इसलिए वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच में, बच्चों इसमें बड़ा तो बनता है लेकिन आभासी बनता है, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लघु परिपथ के समय। अब इसमें देखेंगे लघु परिपथ के समय मतलब अचानक लंबाई घट जाए तो बच्चों, अच्छा एक चीज रिलेशन अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। अब देखो लघु परिपथ मतलब रास्ता अगर कम कर दे, मतलब लंबाई अगर कम हो जाए। अब अगर लंबाई इसकी कम हो जाएगी तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। ओके, लंबाई अगर कम हुई तो प्रतिरोध भी इसका कम हो जाएगा। अब देखो प्रतिरोध अगर कम हो गया तो धारा का मान जो है, जो करंट होती है उसका मान अधिक हो जाएगा, धारा का मान अधिक हो जाएगा। अब क्या चीज इसमें कहा है, क्योंकि धारा प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है तो धारा का मान बढ़ेगा। लिखा है लघु परिपथ के समय विद्युत धारा का मान कम हो जाता है, गलत जवाब। परिवर्तित नहीं होता, गलत जवाब। बहुत अधिक बढ़ जाता है, सही बात है। निरंतर परिवर्तित होता है, गलत जवाब। तो धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ओके, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। अब देखो दो चालक दिए गए हैं, जैसे इसी में मान लो कि ये एक चालक है और एक ये चालक है दूसरा वाला। दोनों चालक की लंबाई व्यास पदार्थ दोनों समान है तो दोनों के रेजिस्टेंस भी समान होंगे। इसका रेजिस्टेंस R1 ये भी R के बराबर होगा, इसका रेजिस्टेंस R2 ये भी R के ही बराबर, दोनों बराबर प्रतिरोध वाले होंगे। इनको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है, मान लो RS है तो ये किसके बराबर होगा? R1 प्लस R2, तो R प्लस R मतलब ये हो जाएगा RS बराबर 2R। तो इस समय कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? श्रेणी क्रम में जो ऊष्मा है मान लो ये HS है, तो ऊष्मा का फार्मूला होता है I² R इंटू T। अब श्रेणी क्रम के लिए RS तो I² कर दो इंटू R का मान 2R हो गया इंटू T, ये मिल गया श्रेणी क्रम में ऊष्मा वाला रिलेशन। अब जब बात करेंगे समांतर क्रम की तो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है R पैरेलल, ये होता है R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो R1 R2 दोनों R है तो R गुणे R फिर बटे R प्लस R मतलब कितना हो गया? 2R। एक ठ्यार से एक ठ्यार कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा R बटे 2। तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी? तो समांतर क्रम के लिए पैरेलल के लिए HP, तो I² RT वाला फार्मूला लगा दो। तो अब यहाँ पे R के स्थान पे RP, तो ये हो जाएगा I² RP का मान कितना है? R/2 फिर इंटू T। ये हो गया पैरेलल में हीट। ये मिल गया इक्वेशन सेकेंड। अब आप क्या करो, इसी में इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से भाग कर दो, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में है HS, तो इसका लेफ्ट क्या है? HP। ये बराबर हो जाएगा फर्स्ट का राइट क्या है? I² गुणे 2R फिर गुणे T फिर बटे, पहले दूसरे वाले में क्या है राइट साइड? तो I² फिर गुणे R/2 फिर गुणे T। तो यहाँ T से T कैंसिल हो गया, I² से I² कैंसिल हो गया, R से ये R कैंसिल हो गया। तो बचा है ऊपर कितना? 2 और नीचे कितना बचा है? 1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 4:1। तो ये हो जाएगा HS बटे HP, मतलब श्रेणी क्रम में ऊष्मा बटे समांतर क्रम में ऊष्मा। तो ये इसका आंसर होगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी।
ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 14 है। अगले 14 वाले क्वेश्चन में लिखा है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। कार्निया पे तो प्रतिबिंब कभी नहीं बनता, परितारिका पे भी नहीं, पुतली पे कैसे प्रतिबिंब बन जाएगा, यहाँ पे नहीं। बचा है दृष्टिपटल, तो यहीं पे प्रतिबिंब बनता है बच्चों। दृष्टिपटल को ही हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है रेटिना। क्या नाम है? रेटिना। तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, इसी को दृष्टिपटल पटल कहते हैं। ओके, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगले वाले क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 पे इसमें लिखा है, कोई एक गोलीय दर्पण और एक पतला गोलीय लेंस है, दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। अब देखो निगेटिव फोकस दूरी किसकी किसकी होती है। निगेटिव अगर हम बात करें तो ये होती है दर्पण में अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, और जब लेंस में बात करते हैं तो अवतल लेंस की इसकी फोकस दूरी निगेटिव होती है। अब वहीं पे बाकी जो शेष दोनों बचेंगे, पॉजिटिव वाली फोकस दूरी किसकी किसकी होती है? तो पॉजिटिव वाली फोकस दूरी होती है उत्तल दर्पण की, और लेंस में है उत्तल लेंस इसकी। तो अब हमसे सवाल में क्या चीज़ पूछा गया है, एक किसी गोलीय दर्पण है और पतले गोलीय लेंस है, दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस दोनों क्या है, जब दोनों की फोकस दूरी -15 है तो अवतल दर्पण अवतल लेंस, यही सही होगा, मतलब दोनों ही अवतल होंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो एक बात मैं आपको अभी क्लियर बता दूं, ये सब बच्चे जानते रहेंगे, इसको सब लोग अच्छे से समझ लीजिए कि अगर छोटे अक्षरों को पढ़ना है, छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए अब अगर छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो उसके लिए हम लोगों को 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का, क्योंकि इसकी जो आवर्धन क्षमता इस फोकस दूरी पर होती है वो बहुत अधिक होती है, अधिक आवर्धन क्षमता होती है। तो इसकी वजह से हमको बहुत बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो ये वाला हमको यूज़ करना है। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ये वाला सही है, ऑप्शन सी। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी वस्तु का, एक मिनट लेट मी चेक द क्वेश्चन। 15 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्या लिखा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। ये हम लोग कहानी बहुत बार पढ़ चुके हैं। जब अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब आभासी बने, सीधा बने, वस्तु से बड़ा, तो मतलब छठवीं स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच वाली। तो डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक किस प्रकाश रंग के लिए अधिकतम होता है? तो कांच रंग का अपवर्तनांक के बारे में अभी हमने बात किया था, तो बैगनी के लिए अधिकतम होता है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें लिखा है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक उत्तल दर्पण का होता है। इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि दृष्टि क्षेत्र होता है जो भी, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, कितने से एरिया में प्रकाश को फैला पाता है। तो उत्तल दर्पण सबसे अधिक एरिया में प्रकाश को फैला पाता है, इसलिए, और इसकी ब्राइटनेस भी सबसे अधिक रहती है, तो दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक इसमें होती है। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, और एकदम ईजी सा घटिया टाइप का सवाल दे दिया है।
किसी उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है जबकि वस्तु को रखा जाए। अब उत्तल लेंस की बात कही गई है, प्रतिबिंब बड़ा बनना है और सीधा बनना है, तो बड़ा और सीधा उत्तल लेंस में सीधा तभी बनता है जब छठवीं स्थिति की बात है। छठवीं स्थिति के लिए वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित होना चाहिए। तो लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दोगुनी के बीच में गलत, ये भी गलत। लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ये सही है, तो ऑप्शन सी सही है। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने थे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तो इसके लिए आप अपनी मेहनत कंटिन्यू करते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए।